हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आइस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए लास्ट जो 3 महीने बचे हुए उसमें हम लोग प्रीलिम्स का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं एमसीक्यू के द्वारा। और इसमें एमसीक्यू को सॉल्व करने का टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, जिसके द्वारा पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आप सीरीज कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स में अपना एक सीट 100% आपका गारंटीड इंश्योर कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्लास है। क्लास हमने ऑलरेडी ले लिया है और इसका हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है जीरो आइस पे, आप ज़रूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे और उसमें हम लोग जो है 15 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आगे हम लोग करते हैं। तो अब देख रहे हैं, एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, दूसरी तरफ हिंदी का पीडीएफ है। स्टार्ट करते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन वाज ज्वाइंटली इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एसएनए विच इज यूज टू कंपाइल मेजर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबली। बोला इनमें से कौन सा संस्था जो है एसएनए को बनाए। एसएनए मतलब राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, जिसके द्वारा किस तरह से आर्थिक जो एक्टिविटी होती है विश्व में कैसे उसको कंपाइल करना है, कैसे जीडीपी कंपाइल होगा ताकि हम लोग आसानी से कंपेयर कर लें, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करेंगे, वो सारा चीज़ कैसे अकाउंट्स मेंटेन होगा। तो कौन एसएनए को डेवलप किया है। ठीक है, तो जाहिर सा बात है एसएनए को डेवलप ऐसा संस्था करेगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। ग्लोबली एक्सेप्टेड मतलब ऐसा कोई संस्था होना चाहिए, ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो अगर चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ये बताइए, अगर ये वाला होता तो ये तो भारत सरकार का मंत्रालय है, ठीक है, तो कम चांस है कि उसको ग्लोबली रूप से मान्यता मिलेगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद यूएस फेडरल बैंक, बहुत सारे इसको नहीं मानेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आपको एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बचा और आपका यूनाइटेड नेशन बचा। अगर दोनों में बात करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल संस्था है। ठीक, उसमें गवर्नमेंट का पार्टनरशिप होता है, लेकिन मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो उतना बड़ा संस्था नहीं है जितना यूनाइटेड नेशन संस्था है। ठीक, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो यूएन यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, इसको बनाया है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं इसमें है, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन तो है, ये है, यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, इसके अलावा ओईसीडी है, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट, और वर्ल्ड बैंक है। मेन जो संस्था इसको डेवलप है यूनाइटेड नेशन, बाकी इसको प्रिपेयर करने में मदद किया है। तो एसएनए जो है वो 2008 का है और अभी भी फॉलो होता है। ठीक है, विश्व में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उसके मापन के लिए, मेजर के लिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आप। बोल रहा है कि विच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन जीडीपी। तो जीडीपी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या होता है, एक देश के एक इकोनॉमिक टेरिटरी में एक निश्चित अवधि में कितना गुड्स और सर्विस, फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसको टोटल कैलकुलेट कर लोगे तो उसको जीडीपी मिलेगा। अब देखिए, जीडीपी जब कैलकुलेट होता है तो उसके कारण इन्वायरमेंट भी हमारा नुकसान पहुंचता है। जैसे मान लीजिए सिगरेट बनाने की आप इंडस्ट्री लगाएं तो उसके कारण इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा, आपको पेड़ काटना पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट का जो पेपर होता है वो पेड़ से ही बनता है। मान लीजिए आप पेपर बनाने की इंडस्ट्री काट लगाएं तो पेड़ पेड़ उसे कटेगा। तो जब हम इन्वायरमेंट का कितना हमको नुकसान हुआ जीडीपी के कारण, ठीक है, तो उसको जब हम घटा देते हैं तो हमको एक्चुअल जीडीपी पता चलता है। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। ठीक है, समझ में आ गया? उसको बोलते हैं हरित जीडीपी। तो बोल रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन जीडीपी। ये तो नहीं होता है कि जीडीपी में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान, ये तो नहीं होता है। फिर बोला कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी नहीं होता है। आर्थिक समृद्धि में जैव विविधता का योगदान, ये भी नहीं है। फिर बोला कलर कोडेड मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन बाय यूनाइटेड नेशन। बोला यूनाइटेड नेशन जो है जीडीपी की जनगणना की रंग से कुटबद्ध विधि, ये भी नहीं है। बोला जीडीपी कैलकुलेशन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज, पर्यावरण क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी जनगणना, यही तो ग्रीन जीडीपी है। ठीक है, राइट, तो उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है एज पर जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने एक जो है अपडेट लेकर आया जिसका नाम है जॉब्स फॉर रेजिलियंस साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट। द साउथ एशिया रीजन इंक्लूडिंग इंडिया इज नॉट रीपिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। बोल रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र अपनी जनसंख्या लाभांश की स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड मतलब जो आपको फायदा हो रहा है, और डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या के कारण। तो जनरली भारत में देखिए, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो बोला जाता है वो 15 से 64 साल के लोगों को लगभग वर्किंग एज पॉपुलेशन में रखते हैं। ठीक है, तो अगर ये जनसंख्या अगर अधिक होगा तो हम जनसंख्या का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यही लोग टैक्स देंगे और यही लोग काम करेंगे, इकोनॉमी ग्रो होगा।
लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तब तक फ़ायदा नहीं होगा ये पॉपुलेशन का जब तक इसके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, अच्छा स्किल नहीं होगा, एजुकेटेड वो नहीं होंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बोल रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है लेकिन उसको हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं साउथ एशिया के देश भारत के सहित। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोल रहा है एक्सेप्शनली लो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बोल रहा है कि रोजगारों में महिला की अत्यंत जो है कम भागीदारी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, आपको भी पता है कि महिला का रोजगार में भागीदारी जो है बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं उठा पा रहे हैं। भारत में लगभग 50% महिलाएं हैं, अगर उस पर हम लोग रोजगार में ध्यान नहीं रखते हैं तो डेमोग्राफी का डिविडेंड हम लोग नहीं उठा पाएंगे, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट वो सही है। फिर बोल रहा है वीक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा गैर कृषि का क्षेत्रों में धीमी रोजगार प्रवृत्ति है। जो नॉन एग्रीकल्चर मतलब सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें भी जॉब हमारा कम है। ठीक है, इसलिए ठीक है, तभी हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। फिर पूरा एम्प्लॉयमेंट रेशियो ऑफ द रीजन इज रिलेटिवली लोअर देन अदर इमर्जिंग इकोनॉमी, ये भी ठीक है कि इस क्षेत्र का रोजगार, किस क्षेत्र का, जो आपका साउथ एशिया का क्षेत्र है वहाँ अनुपात जो है उभरती अर्थव्यवस्था, और उभरती अर्थव्यवस्था मतलब जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसका अपेक्षाकृत वहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर बोला नैरोइंग डेमोग्राफिक विंडो विच इज टू एग्जिस्ट ओनली टिल 2025, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से 64 साल का, उसका हम लोग फ़ायदा कब तक उठा पाएंगे दोस्तों? 2018 में स्टार्ट हुआ था और वो 2055 तक हम लोग जो है लगभग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, कि इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड का, उसके बाद लोग जो है भारत के बूढ़े होने लगेंगे। ठीक है, इसलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक, टेंसर बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर काउच फॉर सच ए ट्रेंड, तो भारत का जो जनसंख्या लाभांश नहीं फ़ायदा उठा पा रहा उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार है? तो हमने देखा 1 2 3 है, 4 नहीं होगा क्योंकि 2035 नहीं होगा, 2055 होगा। तो आंसर बोल रहा है कितने स्टेटमेंट सही है, तो केवल 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं आपका 19। ठीक है, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पे विचार करना है। एक तरफ है मेथड और दूसरी तरफ है मीनिंग। तो बोल रहा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, बोल रहा है लिस्ट फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल इशू और है राइट इशू। तो तीनों को हम लोग एक साथ आपको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में पहली बार इशू करती है तो वो शेयर लेके आती है। ठीक है, शेयर जब लेके आती है तो वो अपना आईपीओ इशू करती है, क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कंपनी शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होती है तो पहली बार जो वो शेयर इशू करती है उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, और एक बार शेयर जब इशू हो जाता है तो उसका कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, सूचीबद्ध हो जाता है। ठीक है, फिर कंपनी को लगता है कि नहीं भाई हमको और शेयर बेचना है, तो फिर से वो नया शेयर लेके आती है, उसको बोलते हैं एफपीओ। तो एफपीओ कब आता है? आईपीओ आने के बाद आता है एफपीओ, जब कंपनी को और ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है तो बोल रहा है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होगा कि बोल रहा है लिस्टेड कंपनी कम्स आउट विथ ए फ्रेश इशू ऑफ शेयर। तो सही बात है, जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, उसके बाद कंपनी क्या हो जाती है, लिस्टेड हो जाती है शेयर मार्केट में। ठीक है, लिस्ट हो सूचीबद्ध हो जाती है। फिर सूचीबद्ध होने के बाद फिर कंपनी नया शेयर जब लेके आती है तो उस प्रक्रिया को एफपीओ बोला जाता है। तो ठीक है, एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन, तो ये एकदम सही है। फिर बोल रहा है प्रेफरेंशियल इशू। देखिए प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है दोस्तों? जब हम प्रेफरेंस, नाम से ही पता चल रहा है प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में शेयर जो है कुछ स्पेसिफिक लोगों को बेचते हैं तो उसको प्रेफरेंशियल शेयर बोला जाता है। तो बोल रहा है प्रोसीजर ऑफ बल्क अलॉटमेंट ऑफ फ्रेश शेयर टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वेंचर कैपिटलिस्ट। तो सही है, व्यक्तियों, उद्यम, पूंजीपतियों, ठीक है, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, इत्यादि के एक विशिष्ट समूह को एक नए शेयर को बड़ी मात्रा में बेचना। तो जब कुछ विशेष लोगों को हम लोग बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर, ये भी ठीक है। तीसरा है राइट इशू। तो राइट इशू क्या होता है? देखिए राइट मतलब अधिकार। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए आप कोई कंपनी का शेयर पहले से खरीदे हैं, ठीक है, तो फिर कंपनी जितना आपने शेयर खरीदा है उसी के रेशियो में जब आपको शेयर इशू करती है, ऑलरेडी जिसके पास शेयर है उसी के रेशियो में जब कंपनी जो है आपको शेयर इशू करती है तो उसको राइट इशू बोला जाता है। ऑलरेडी आपके पास शेयर है तो जितना आपका प्रोपोर्शन है उसी के रिस्पेक्ट में कंपनी आपको उतना शेयर इशू कर देगी, उसको राइट इशू बोला जाता है। ठीक है, तो बोला इशू ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, तो ये हमारा सही है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनी जो है ये प्रेफरेंशियल इशू के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ छोटे ग्रुप को जो है
प्राइवेटली मतलब निजी रूप से जो है शेयर को बेचा जाता है। वो निजी लोग कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकता है। तो प्रेफरेंशियल इशू में और प्राइवेट प्लेसमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस याद रखना प्रेफरेंशियल इशू में ज़्यादा अमाउंट बेचते हैं स्पेसिफिक ग्रुप को, और प्राइवेट प्लेसमेंट में कम बेचते हैं, छोटे लोगों को बेचते हैं, मतलब छोटे समूह को बेचते हैं, बल्क में नहीं बेचते हैं। बल्क में बेचते हैं लेकिन छोटे समूह में को बेचते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो वो तो बोल रहा है कि कितने पेयर जो है करेक्टली आपका मैच्ड है, तो तीनों के तीनों पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो ऑल थ्री होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि पूरे एशिया का सबसे पुराना जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन है और उसको वो कब बना था, ठीक है, ये बताइए। और जो हमारा सेंसेक्स है उसमें कितनी कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो बताइए, ठीक है। और हमारा निफ्टी जो है उसमें कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है वो बताइए, और गूगल करके बताइए। जो भी हम पूछते हैं तो उसको गूगल कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो फिर बताइए, गलत नहीं बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इंक्रीज इन रेपो रेट बाय द आरबीआई, इंक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्स रेट, डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सच एज एग्रीकल्चर क्रॉप। बोला निम्नलिखित पे विचार कीजिए, आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी, कृषि फसलों जैसी मदों के निर्यात में कमी। हाउ मेनी ऑफ द एबव विल हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई किससे कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले देखो, महंगाई अगर नियंत्रण करना है तो महंगाई कब होता है, जब लोगों के हाथ में रहता है पैसा। पहला ये चीज़ है जिसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब आपके हाथ में पैसा होगा तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे और महंगाई होगा, तो जब आपके हाथ में पैसा होने के कारण महंगाई बढ़ता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, जब सामान का लागत बढ़ जाता है, ठीक है, पैसा भी आपके हाथ में वही है लेकिन आपका क्या हुआ, लागत बढ़ गया उस सामान का। जैसे कि पहले मैगी 10 रुपये का मिला, अब 20 रुपये का मिल रहा है, तो उसका ऑलरेडी रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर बढ़ गया होगा तो उसको कॉस्ट पुश बोलते हैं। तो बोल रहे इंक्रीज इन द रेपो रेट बाय द आरबीआई। तो महंगाई कब होगा दोस्तों, जब आपके हाथ में पैसा होगा या फिर रॉ मटेरियल का सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब सामान का सप्लाई कम हो जाएगा। तो रेपो रेट दोस्तों का, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है और बदले में बैंक जो है उसके पास गिरवी कुछ रखते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए जनरली ये दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी बैंक अपना जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट को बढ़ाएगा तो आपका ब्याज का दर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। तो बैंक जो है आप कम पैसा उधार लेगा, किससे, आपका आरबीआई से। तो जब बैंक के पास कम पैसा उधार लेगा या फिर ज़्यादा दर पे लेगा तो ज़्यादा रेट पे वो पब्लिक को भी देगा, तो लोग जो है कम पैसा लेंगे, तो पब्लिक के हाथ में कम पैसा हुआ, तो ये हमारा होगा। दूसरा बोल रहा है डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स रेट। दोस्तों अगर टैक्स रेट अगर देखो, इनडायरेक्ट टैक्स रेट नहीं है, डायरेक्ट टैक्स रेट। अगर डायरेक्ट टैक्स रेट अगर कम होगा, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट पब्लिक से लिया जाता है और उसका बर्डन भी उसी से लिया जाता है, जिससे लिया जाता है उस पर बोझ भी उसी पे पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आप पे लिया जा रहा है और आप पे ही बोझ होगा, तो जब भी आपको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपके हाथ में कम पैसा होगा, तो महंगाई उससे कंट्रोल होगा, तो ये हमारा होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सामान का मूल्य कम हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्स अगर सरकार घटाएगा तो सामान का मूल्य कम हो जाएगा, तो महंगाई उसे कंट्रोल होगा। लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स अगर कम करेगा तो पब्लिक हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा, ठीक है, और फिर वो शॉपिंग ज़्यादा करेगा तो सामान का रेट बढ़ेगा। फिर बोला डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स। दोस्तों अगर हम सामान के एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर आइटम के एक्सपोर्ट में अगर हम कमी कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देखना है कि डिक्रीज इन द डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स रेट मतलब अगर टैक्स सरकार कम करेगा, ठीक है, तो पब्लिक हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो उतना ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो सामान का मूल्य बढ़ेगा, तो इससे महंगाई जो है नियंत्रण में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन गलत होगा, ठीक। उसके बाद डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम। अगर सामान का एक्सपोर्ट सरकार बैन करेगी, कम करेगी, जैसे गेहूँ बाहर से, इंडिया से बाहर जाने ही नहीं दे, तो क्या होगा, सप्लाई उसका ज़्यादा रहेगा। तो आपको भी पता है कोई भी चीज़ का जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है तो उसका मूल्य कम होता है। जैसे मान लो आईफोन का मूल्य ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका सप्लाई कम है, ठीक है। अगर देखोगे कि पहले स्कूटर ये सब जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मिलता था क्योंकि सप्लाई कम था। आप देखो घरे घर स्कूटर है तो आपका सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो सामान जो है वो सस्ता हो गया। तो जब वो सामान हमारा एक्सपोर्ट हम लोग कम कर देंगे, भारत से निर्यात कम कर देंगे, तो उन चीज़ों का अवेलेबिलिटी जो है, उपलब्धता भारत में बढ़ेगा, ठीक है, और हमारा महंगाई कम होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अगर कम होता है तो लोग के हाथ में पैसा जाएगा और फिर वो उससे महंगाई और बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो सामान का मूल्य हमारा बढ़ेगा, तो महंगाई उससे कम होगा, ठीक है। सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो सामान का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, और महंगाई उससे और बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी आपको महंगाई कम करना है तो आप डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाइए, ठीक है, ताकि
पब्लिक हाथ में कम पैसा बचे, और इनडायरेक्ट टैक्स को कम कीजिए ताकि सामान सस्ता हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बोले कितने उपाय सहायक होंगे ऊपर में से, तो 2 ही होगा, पहला और तीसरा, आंसर होगा ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मोर देन 10% ऑफ GDP। ठीक है, देखो बीमा आपको पता है क्या होता है, आपको दिया जाता है, आप उसमें प्रीमियम भरते हो। ठीक है, फिर जैसा आप रहेगा जो भी बीमा, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो मृत्यु के बाद मिलता है, और जनरल इंश्योरेंस लेंगे तो मृत्यु के अलावा जितने भी बीमा होते हैं उसको बोला जाता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इरेडा नाम की संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट। और भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर पे हमारा FDI लिमिट है वो कितना है, लगभग 74% है, वो आपको ध्यान रखना है। और इसको साथ भारत सरकार बढ़ा के 100% कर दी है बजट में। ये थोड़ा मुझे लिख के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, कि इस बार का जो बजट है 2025 वाला, उसमें भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में आपका जो FDI है उसको बढ़ा के 100% कर दिया है। ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ये आप लिख के बताओ। ठीक है, पूरा FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 51% है, नहीं पहले 74% था, अब जो है मेरे हिसाब से 100% है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं देखो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि GDP का कितना % जो है हम लोग आपका तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है दोस्तों वो क्या होता है कि आपको पता है इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम भरते हैं। ठीक, तो पूरे GDP का कितना % जो प्रीमियम निकाल लो आप, टोटल भारत के में प्रीमियम कितना भरा जा रहा है इंश्योरेंस में, और उसको GDP से डिवाइड कर दो, तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है दोस्तों भारत में, 10% नहीं है, लगभग भारत में जितना भी GDP है उसका 4% जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जाता है, इसलिए ये वाला हमारा गलत है। फिर एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस डेंसिटी का क्या मतलब है, इसमें हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं और निकालते हैं पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रति व्यक्ति। तो जब हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम निकालते हैं तो उसको हम लोग इंश्योरेंस डेंसिटी बोलते हैं। और जब हम GDP के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम बाय GDP, तो मिलता है आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है, लगभग 4% हमारे GDP का। ठीक है, और हमारा डेंसिटी कितना है, वो आपका कितना है बताइए, वो जो है आपका वो आपका लगभग दोस्तों $90। ठीक है, मतलब $90 मतलब कितना हो गया, लगभग अभी के रेट से हिसाब से देखेंगे तो 80 रुपये मान लो, तो 7200 रुपया प्रति व्यक्ति प्रीमियम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जिसको इंश्योरेंस डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस पे $70 है। ठीक है, बाकी का जो बचा, ठीक है, और $22 आपका किस पे प्रीमियम है, लगभग $20 के आसपास नॉन लाइफ पे। आपको भी पता है भारत में लाइफ इंश्योरेंस लोग ज़्यादा कराते हैं, नॉन लाइफ मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कम कराते हैं। जीवन वाला जो होता है कि मरने के बाद जो आपको इंश्योरेंस पैसा मिलता है वो ज़्यादा कराते हैं। कितना है भारत में, $90 प्रति व्यक्ति, जिसको इंश्योरेंस डेंसिटी बोला जाता है। तो $20,000 नहीं है, अगर आप डॉलर के हिसाब से अगर 80 रुपये में भी $1 निकालोगे तो 20,000 रुपया नहीं है, कितना है, लगभग 7 से 8,000 रुपये के मोटा मोटी याद रखना आपको। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आंसर होगा हमारा D। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा ब्रिटेन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, तो 3 संस्था बन के आया था। एक आया था IMF, और दूसरा बना था वर्ल्ड बैंक, और तीसरा बना था GATT। यही GATT जो है आगे चल के WTO बनता है। ठीक है, क्लियर। तो वर्ल्ड बैंक क्यों बना था, ताकि जो आपका गरीबी था उसको कम करने के लिए, और आपका प्रोस्पेरिटी ये सबको लाने के लिए, सहायता देने के लिए सरकार को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए डेवलपिंग कंट्री में, ये सारा चीज़ बना हुआ था। ठीक है, याद रखिए अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, ठीक है, विश्व बैंक का अगर सदस्य बनना है, तो सबसे पहले आपको IMF का सदस्य बनना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को मिला के ट्विन्स बोला जाता है, मतलब जुड़वा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है ब्रिटेन वुड्स ब्रदर्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि दोनों साथ ही में बना था, और GATT भी बना था। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको IMF का मेंबर जो है वो बनना पड़ेगा। तो बोल रहा टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में देखो वर्ल्ड बैंक 2 संस्था को बोलते हैं, एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी
और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 आते हैं, ठीक है, कौन कौन, एक IDA तो हो गया, उसके बाद एक IBRD है, ठीक है, फिर एक है ICSID इंटरनेशनल सेंटर या काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, उसके बाद आपका है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, और एक है आपका इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। तो IDA क्या करती है, IDA जो है वो आपका जो बहुत गरीब देश होते हैं दोस्तों उसको लोन देती है, और लोन जनरली होता है वो ब्याज उसमें नहीं लिया जाए, इंटरेस्ट फ्री होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 5 आते हैं जिसमें IDA और IBRD, ICSID, मीगा और IFC का आते हैं, ठीक है। IDA और IBRD दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है और पांचों को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो तो आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। तो IDA क्या काम करता है, IDA जो है गरीब से गरीब देश को लोन देता है और जनरली आपको ग्रांट में दिया जाता है, ब्याज मुक्त दिया जाता है, ब्याज नहीं लिया जाता है। IBRD कब बना था, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो बहुत सारे देश जो है बर्बाद हो गए थे, ठीक है। तो जो ये जनरली मिडिल इनकम जो कंट्री है और गरीब कंट्री उनको लोन दिया जाता है, लेकिन फ्री में नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा ब्याज आपको लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बाकी का मेंबर बनना चाहते हो, IDA का, ICSID का, मीगा का, ठीक है, IFC का, तो सबसे पहले आपको जो है IBRD का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप IBRD का मेंबर बनोगे तब जाके आप बाकी का मेंबर जो है वो बन सकते हो, किसका, IDA का, ICSID, मीगा और IFC का, ठीक है। अब देखते हैं IFC के बारे में, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, ठीक है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति या लोकल अगर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी देश में, प्राइवेट लोग, तो उसका प्रमोशन करता है, उस देश में प्रमोट करवाता है उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं IFC इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, फिनांस को मुहैया करवाता है, इन्वेस्टमेंट कराता है। फिर एक है मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी X है, इसने कोई एक देश में इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इसका इन्वेस्टमेंट का गारंटी मिलना चाहिए तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो क्या होगा, वो भाग जाएगा। तो और इन्वेस्टमेंट किससे गारंटी मिलना चाहिए कि यहाँ पे तख्ता पलट ना हो जाए और उसको नुकसान ना हो जाए, उस पर युद्ध ना छिड़ जाए, ये के लिए इसका अपना, हाँ अगर ये खुद से हानि कराएगा अपना, मतलब इसका इकोनॉमी का मतलब ये अच्छे से अगर काम नहीं कर रहा है उसके कारण लॉस हो रहा है, मतलब अगर दुकान इसका नहीं चल रहा है इसके खुद की कमी के कारण, या कॉमर्शियल लॉस हो रहा है इसको, मतलब खुद का हानि हो रहा है, लाभ हानि, तब उसका अपना वो तब गारंटी नहीं लेगा। लेकिन हाँ अगर इस देश में कुछ गड़बड़ी हो गई, चाहे युद्ध हो गया या फिर आतंकवाद फैल गया, कुछ भी हो गया, तो उसके कारण अगर इसको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भरपाई के लिए मीगा जो वर्ल्ड बैंक का संस्था है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसको जो है वो आपको गारंटी लेती है, ठीक, उसके इन्वेस्टमेंट का। लेकिन याद रखना कॉमर्शियल जो आपका लॉस अगर होगा, इसको वाणिज्यिक लॉस होगा तो उसको वो नहीं देखेगा, मतलब बिजनेस के कारण उसको लॉस हो रहा है तो नहीं देखेगा। फिर ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है, ठीक है, कोई एक देश के बीच में दूसरे देश या इन्वेस्टर को अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसी देश में, तो उसके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए ICSID बना हुआ है। अगर कोई विदेशी निवेशक और लोकल कंट्री के बीच में, मान लीजिए अमेजन ने आके इंडिया में इन्वेस्ट किया, दोनों में विवाद हो गया, तो अमेजन कहाँ जाएगा, अमेजन जाएगा ICSID में, वहाँ पे उसका विवादों का निपटारा होगा। तो भारत जो है सबका मेंबर है, IDA का भी है, IBRD का भी है, मीगा का भी है, IFC का भी है, लेकिन भारत जो ICSID का मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप ए कंट्री फर्स्ट नीड्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ IMF, तो सही है, अगर आप IMF का मेंबर होंगे तभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर बनेंगे। फिर बोल रहा IBRD ऑफर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, मैंने बोला भाई IBRD लोन नहीं देता है गरीबों को, देश को कौन देता है, आपको IDA देता है, तो ये हमारा गलत होगा। फिर बोल रहा है इंडिया इज मेंबर ऑफ ऑल 5 इंस्टीट्यूशन, अभी हमने देखा 5 में से 4 का ही, एक का नहीं है, तो ये भी गलत होगा। तो कितने कथन सही हैं, सिर्फ एक ही कथन सही है, ओनली वन हमारा जो होगा वो सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। नेक्स्ट बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ RBI का एक्शन के बारे में स्टेटमेंट है, कार्रवाइयों पे। बोल रहा है डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में कमी, इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, आरक्षित आवश्यकताओं में वृद्धि, और सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड का विक्रय।
तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर लाइकली कंडीशन ऑफ आरबीआई ड्यूरिंग द हॉकिस और कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हॉकिस या संकुचन मौद्रिक नीति के अंतर्गत संभावित है। मैंने आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन में देखिए उसको, है ना, उसका अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो देखिए मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सपेंशनरी, ठीक है, और दूसरा होता है कॉन्ट्रेक्शनरी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करता है, मनी सप्लाई आरबीआई मतलब मार्केट में पैसा डालता है, मतलब कोई भी वो काम करेगा उससे मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो उसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो जाहिर सा बात है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब करेगा, अर्थव्यवस्था में पैसा कम डालेगा जब लोगों के पास पैसा कम है, मतलब लोग शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब जब अर्थव्यवस्था में मंदी रहेगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो आरबीआई अपना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मार्केट में पैसा को बढ़ाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डोविस मॉनेटरी पॉलिसी भी उसको बोला जाता है, डोविस मॉनेटरी पॉलिसी, या इसको ईजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, जब आपको आरबीआई जो है मनी सप्लाई बढ़ाता है। इसके ठीक उल्टा होता है कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को कम करता है, ठीक। इसको हम लोग कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स ये सब हमने आपको बढ़ाया है, यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, और एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स को डायरेक्ट टूल्स भी बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है किसी सेक्टर को फोकस किया जाता है। क्वांटिटेटिव टूल्स मात्रात्मक उपकरण को हम लोग इनडायरेक्ट टूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली सेक्टर को प्रभावित करता है, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स में आता है जैसे मोरल सुएसन आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आता है ना, लोन टू वैल्यू रेशियो आता है। और क्वांटिटेटिव टूल्स में आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ठीक है, सीआरआर, है ना, एमएसएफ, ये सारा चीज़, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारा चीज़ आता है, ठीक है। अब देखो आरबीआई बोल रहा है कि कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब लाएगा। कॉन्ट्रेक्शनरी मैंने बताया कब, जब रुपया मार्केट में मतलब मनी सप्लाई को कम कर देगा, मार्केट में पैसा कम डालेगा। तो जब भी आरबीआई अपना ब्याज दर घटाएगा दोस्तों, तो जब भी अपना आरबीआई ब्याज दर घटाएगा तो लोग जो है सस्ते रेट पे, मतलब बैंक जो है सस्ते रेट पे लोन लेगा। तो जब बैंक सस्ते रेट पे लोन लेगा तो पब्लिक को भी सस्ते में देगा, तो इससे मनी सप्लाई हमारा बढ़ेगा। तो कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या कर रहा है, मनी सप्लाई को कम कर रहा है ना। तो जब हम इंटरेस्ट रेट को घटाएगा आरबीआई तो वो तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, हमको कम करना है। इंक्रीजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर एसएलआर, जब भी सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा, सीआरआर एसएलआर क्या होता है, सीआरआर एसएलआर वो चीज़ होता है, रिजर्व मतलब जितना भी पैसा बैंकों के पास जमा होता है उसका कुछ पैसा सीआरआर और एसएलआर के रूप में अपने पास बैंक रखती है, और कुछ आरबीआई के पास भी रखती है, ठीक है। तो जितना अगर बैंक अगर अपने पास पैसा रखने लगेगी तो, और उस पैसा को किसी को लोन में वो नहीं दे सकती है, आरबीआई के पास रखेगी तो लोन में नहीं दे सकती है, तो उसको हम लोग रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो जितना बैंक अगर मान लो आरबीआई अगर सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देगा तो उतना पैसा बैंक को अलग साइड से रखना पड़ेगा, उसको लोन में नहीं दे सकती है, ठीक। तो जितना बैंक अगर कम से कम पैसा लोन में देगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, क्योंकि बैंक के पास अगर लोन देने के लिए कम पैसा है तो वो ज़्यादा ब्याज पे देगी, क्योंकि अपना उसको पैसा भी कमाना है, खर्चा भी पूरा करना है। तो जब भी आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो उससे मनी सप्लाई हमारा घटेगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ जाएगा, और दूसरा बैंक जो है कम पैसा मार्केट में दे पाएगी। तो ये ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई को हमको कम करना था। फिर बोल रहा है सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड। दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आरबीआई बेचेगा, तो आरबीआई कोई भी चीज़ अगर बेचेगा तो किसको बेचेगा, पब्लिक को। तो पब्लिक उसको खरीदेगी, तो पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास, ठीक है। तो पब्लिक से जब पैसा दूर जा रहा है, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम जा रहा है, क्योंकि आरबीआई जब कि कोई भी चीज़ को बेच रहा है, तो जब भी आरबीआई जो है अपना मतलब गवर्नमेंट जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बेचेगा पब्लिक को, तो पब्लिक उसको खरीदेगी, और पब्लिक खरीदेगी तो पैसा किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास। तो पब्लिक हाथ में पैसा कम रहेगा, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम रहेगा, तो ये भी हमारा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा चीज़ करेगा, तो हमने देखा पहला नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट को घटाएगा थोड़ी, तो उससे और भी महंगाई बढ़ेगा, है ना, और पैसा मार्केट में जाएगा, लेकिन हमें पैसा को कम करना है, भाई पब्लिक के पास पैसा कम करना है, खींचना है पब्लिक से पैसा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो ही ऑप्शन हमारा सही है, जो संकुचन मौद्रिक नीति मतलब कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 24, ठीक है। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जितना सरकार का आपका जो हमारा खर्चा होता है और टोटल सरकार को जितना रिसिप्ट होता है, ठीक है, उसमें से आप बोरोविंग को हटा दीजिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, समझ में आया।
फिजिकल डेफिसिट या ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है, जितना भी आपको खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा है उसमें से आप रेवेन्यू रिसिप्ट को घटाइए। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो आप लोन नहीं लिए, मतलब जो आपको टैक्स या नॉन टैक्स से पैसा प्राप्त हो रहा है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लोन वाला पैसा नहीं होता है। प्लस कैपिटल रिसिप्ट में से हम लोग वो वाला चीज़ को घटा दीजिए जो आपका लोन का पैसा आपने नहीं लिया है। जैसे आपने किसी को लोन दिया है, वो वापस मिल गया तो आप उसको लिख लीजिए क्योंकि वो आप ही का पैसा था, लेकिन जो आपको उधार में मिल रहा है पैसा वो आपको नहीं लिखना है, उसको बोलते हैं नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो जब आप ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, जब आप टोटल खर्चा में से रेवेन्यू रिसिप्ट को जोड़ते हैं और उन सारे पैसा को कैपिटल अकाउंट में भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में वो वाला पैसा नहीं लेना है जो आपने किसी से उधार में लिया है। हाँ, अगर आपने किसी को दिया है वो आपको मिल रहा है तो आपका उधार का नहीं है, वो आपका खुद का पैसा था लेकिन कैपिटल अकाउंट का पैसा था। तो टोटल एक्सपेंडिचर में जितना आपको खर्चा है, चाहे वो रेवेन्यू के अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, उन खर्चों में से रेवेन्यू रिसिप्ट को घटा के और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेप्ट मतलब जिससे आपको उधार में पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको घटा देंगे, तब आपको मिल जाएगा कि कितना आपका जो है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जितना होता है उतना ही हमारा होता है कि कितना पैसा आप उधार से में ले रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखो बजट इसलिए आप देखोगे, देखिए जो बजट डेफिसिट होता है वो जीरो होता है, क्योंकि बजट डेफिसिट में क्या होता है, हम लोग जितना भी खर्चा है उसमें से सारे प्राप्तियाँ को, कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब हम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं तो हम लोग वो वाला पैसा को हटा देते हैं जो हम उधार में ले रहे हैं। इसीलिए ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जितना होता है उतना ही हमारा वो सारा हमारा वो खर्चा होता है जो मतलब हमारा वहाँ से वो पैसा प्राप्त होता है जो हम उधार में लिए हैं, ठीक है, बोरो किए हैं, ठीक है। तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट से डायरेक्टली हमको पता चलता है कि सरकार का कितना उधारी है, ठीक है। तो बोल रहे हैं ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो ऑब्टेन्ड बाय एक्सक्लूडिंग बोथ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से, टोटल एक्सपेंडिचर से राजस्व प्राप्तियाँ मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट एवं गैर ऋण सृजन पूंजीगत प्राप्तियाँ मतलब नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट दोनों घटाकर ज्ञात किया जाता है। ये एकदम सही है। बोल रहा था प्राइमरी डेफिसिट इज ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस ग्रॉस इंटरेस्ट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। देखिए ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट आपको पता चल गया, जितना ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होगा उतना हमको पता चलेगा कितना उसने उधार लिया है। अब देखिए हम जो पैसा पेमेंट खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो इस पैसा में तो होगा कि वो वाला भी पैसा खर्चा होगा जो हम ब्याज में किसी को दे रहे हैं, और हो सकता है वो ब्याज पहले की गवर्नमेंट ली होगी लेकिन हमको अभी ब्याज उसको अभी हमको देना पड़ रहा है। तो जब हम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से हम जब घटा देते हैं नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मतलब, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी का मतलब है कि नेट जब हो जाता है तो कोई चीज़ को हम लोग घटाते हैं। तो नेट का मतलब होता है कि आपको सरकार को कितना पैसा देना है पहले के लोन पे, और सरकार ने भी तो किसी को लोन दिया होगा तो उस पर पैसा क्या हो रहा होगा, प्राप्त हो रहा होगा, तो उसको नेट बोल दिए, ठीक है, इंटरेस्ट लायबिलिटी, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में आपको बाहर को देना है और कितना पैसा आपको मिल रहा है बाहर से, या भारत के आपने लोन दिया होगा तो उससे मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उसको आप घटा दीजिए, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट लायबिलिटी मतलब ब्याज का लायबिलिटी, और नेट है मतलब कितना आपको ब्याज में देना है और कितना आपको मिल रहा है, दोनों को घटा देंगे तो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, ठीक है। तो जब प्राइमरी डेफिसिट में से जब हम नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को घटा देते हैं, और नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी से क्या पता चल जाता है कि अभी हमको कितना पैसा नेट में, नेट मतलब क्या हुआ, कितना पैसा आप दे रहे हो इंटरेस्ट में और कितना पैसा आपको मिल रहा है इंटरेस्ट में, उसको घटा दोगे तो नेट उतना हमको देना रहेगा। तो जब हम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को घटाते हैं तो हमको प्राइमरी डेफिसिट पता चल जाता है। तो बोल रहा है प्राइमरी डेफिसिट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस ग्रॉस इंटरेस्ट लायबिलिटी, नहीं नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। ग्रॉस इंटरेस्ट लायबिलिटी में तो मतलब वो हो जाएगा जो हमको ब्याज में, जो हमने पास्ट में लोन लिया था उस पर ब्याज में पैसा देना है, लेकिन आपने भी तो किसी को लोन दिया होगा तो उस पर पैसा मिल रहा होगा, तो उसलिए उसको हम लोग नेट कैलकुलेट करते हैं, जितना आपको मिल रहा है उसमें उस चीज़ को हम लोग जितना पैसा हम ब्याज में दे रहे हैं उसे घटाते हैं तब हमको नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मिलता है, और इस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी को जब हम लोग ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में घटाते हैं तब हमको प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। आशा करने के लिए आपको हो गया होगा, तो इसलिए ये हमारा गलत होगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट बराबर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, ना कि ग्रॉस इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा केवल एक करेक्ट है, तो केवल 1 होगा। 24 का आंसर जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बजट डेफिसिट होना चाहिए 0 होता है। फिजिकल डेफिसिट आपको पता चल जाता है कितना सरकार उधार ली है, ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट से पता चल जाता है कि कितना हमको इंटरेस्ट में पैसा जो है वो देना है। तो इस तरह से आपको पता है। रेवेन्यू डेफिसिट से आपको पता चल जाता है कि कितना पैसा सरकार जो है रेवेन्यू का खर्चा दूर करने के लिए कर रही है, ठीक है। और कैपिटल
डिपॉजिट से पता चल जाता है कि कितना हमको बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लोन में कितना हमारा जो है वो आपको पैसा दूसरे को देना है या भारत से पैसा निकल रहा है। मतलब जहाँ भी एसेट और लाइबिलिटी का बात होगा वहाँ आपका कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में है। तो सोवरेन का मतलब जहाँ भी सोवरेन लिखा है तो आप समझ लेना कि इसको जो है सरकार के इशू करता है, मतलब ये सरकार का इसका मालिकाना हक होता है जहाँ भी सोवरेन लिखा हुआ। ठीक है, और आपको पता है आरबीआई जो होता है वो सरकार का कर्ता धर्ता होता है, बैंकिंग चीज़ों को मैनेज करता है सरकार का, सरकार बैंक का बैंक होता है वो एक तरह का। तो सोवरेन गोल्ड जो बॉन्ड होता है दोस्तों उसको इशू करता है आरबीआई, लेकिन सरकार के बिहाफ पे सरकार के नाम पे आरबीआई जो है इसको इशू करता है। और जो गोल्ड बॉन्ड होता है दोस्तों, ठीक है, इसको आप खरीद सकते हो रुपया में, लेकिन ये आपको ग्राम में मिलेगा। जैसे 1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड, 2 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। तो लेकिन गोल्ड भारत में नहीं होता है, हम लोग बाहर से लेते हैं गोल्ड। तो जब हम लोग बाहर से गोल्ड लेते हैं तो हमको डॉलर में लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर रुपया थोड़ी चलेगा, डॉलर चलेगा। तो जब हम डॉलर में बाहर से गोल्ड ले रहे हैं तो भारत का डॉलर बाहर जा रहा है। और भारत में पता है आपको डॉलर की कम, हम लोग डॉलर तो छापते नहीं हैं, हम लोग अमेरिका से और बाकी देश से डॉलर लेते हैं। ठीक है, बाकी देशों से। तो भारत में डॉलर का शॉर्टेज हो जाएगा। ठीक है, किस पे? गोल्ड अगर बाहर से पब्लिक लेती है तो, क्योंकि गोल्ड हमको डॉलर चाहिए, हमको कच्चा तेल लेना, बहुत सारा चीज़ डिफेंस का इक्विपमेंट लेना, उसके लिए डॉलर चाहिए। लेकिन डॉलर का शॉर्टेज हो जाता था जब पब्लिक जो है गोल्ड बाहर से लेती थी तब। तो भारत सरकार सोचा कि भाई तो आप लोग गोल्ड क्यों ले रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। तो सरकार बोला कि ठीक है, हम ही जो है आपको पेपर एक दे देते हैं। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड उसका नाम रखेंगे। ठीक है, इसको आप खरीद लीजिए, ये आपका 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम मतलब इसके आपका वेटेज में होगा। ठीक है ना, राइट। और इसको आप ले लीजिए और इस पे हम ब्याज भी देंगे। ठीक है, और फिर फ्यूचर में मान लीजिए जितने साल का बॉन्ड होगा, 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल, ठीक है, फिर फ्यूचर में जब उसका कार्यकाल पूरा होगा तो उस समय कितना उस ग्राम गोल्ड का वेट था। मान लीजिए आपने 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, मान लीजिए अभी 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो अभी 10 ग्राम का मान लीजिए 70,000 रुपया है। ठीक है, इतने का, और प्लस सरकार बोलेगा कि हम आपको ब्याज भी इस पर हर साल या देंगे जैसा आपको उसमें लिखा होगा। फ्यूचर में हमारी आपने 10 साल के लिए ख़रीदा और फिर 10 साल के बाद मान लीजिए 10 ग्राम सोने का रेट हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो सरकार आपको 70,000 नहीं देगी, सरकार आपको देगी कि उस समय 10 ग्राम गोल्ड का कितना रेट था, 1 लाख रुपए। तो आपको 1 लाख तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको जो एनुअल जो या मंथली जो आपको ब्याज मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा। और इससे क्या होगा, ये पब्लिक जो है फ़ायदा भी हो गया और सरकार को भी फ़ायदा हो गया क्योंकि भारत का डॉलर बाहर नहीं गया। ठीक है, और सरकार इसको पब्लिक इसको खरीदेगा भी क्योंकि सरकार इसकी गारंटी ले रहा है, आरबीआई इसका ले रहा है ना गारंटी। ठीक, तो बोल रहा है दीज आर द इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सही है, आरबीआई द्वारा इसको इशू किया जाता है सरकार के ओर से। फिर द वैल्यू ऑफ द गोल्ड बॉन्ड इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड। ठीक है, जो इतना गोल्ड का वैल्यू होगा उसी से जो है इसका मूल्य तय होगा। ठीक है, ये भी ठीक है। दे आर ट्रेडेड ऑन बोथ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बोल रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी इसको आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आप लेके दूसरे को बेच सकते हो, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी ले सकते हो बेच सकते हो, ये भी ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। ये इसको 2015-16 में गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार लेके आई थी। ठीक है, तो बोल रहा है कितने स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमने देखा तीनों के तीनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो ये हो गया 25 का आंसर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फिर से कल थोड़ा बढ़ा देंगे, कल से हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन कल कर लेंगे। हम लोग डेली का टारगेट वही है कि आपको जो है डेली आपको कम से कम 30-40 मिनट का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का होना चाहिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको हम पूछते हैं ठीक है वीडियो में, तो उसका जरूर आप रिप्लाई करें, ये आप ही के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, जरूर आप लोग प्रीलिम्स 2025 में सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान से कामना है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।